हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग आज काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है ना। जैसा कि है ना, हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कैटलिस्ट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे और फिर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट देखकर इस चैप्टर को एंड करेंगे दोस्तों। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट, आखिर ये कैटलिस्ट क्या है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक एक कर दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग कैटलिस्ट पे बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे सर, तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction or enables the reaction to be carried at lower temperature. However, a catalyst is not used up or consumed during a reaction. This means that its amount does not change during the reaction. अब यहाँ से एक कंक्लूज़न तो हम लोग को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और वो कंक्लूज़न क्या है दोस्तों कि कैटलिस्ट दरअसल एक तरह का सब्सटेंस होता है जो किसी भी, है ना, रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन के रेट को वो इंक्रीज़ कर देता है। इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए कि 5 मिनट के अंदर हो रहा है, अगर आपने कैटलिस्ट का यूज़ किया तो वो रिएक्शन आपको 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। धीरे धीरे मैं पूरा का पूरा कैटलिस्ट के बारे में आज आपको अच्छे से समझा दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है दोस्तों, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन। इसका कहने का मतलब कि सर कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब जो रिएक्शन अगर आप नॉर्मल तरीके से करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लेता है, और अगर आप कैटलिस्ट अगर उसमें डाल देते हैं ना तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। दूसरी बात ये देखिए सर कि कोई भी अगर आप कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो वो एक लोअर टेम्परेचर पे ही अकर्ड हो जाता है, ना कि हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। और कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व तो रहता है लेकिन वो यूज्ड नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं। इसका मतलब कि टोटल मास टू द रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास टू द प्रोडक्ट साइड होगा ना। ये हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास में पढ़े थे ना दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन को डिस्टर्ब ना कर ठीक है ना, उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना। और कभी भी कैटलिस्ट दोस्तों वो यूज्ड नहीं होता है या कंज्यूम्ड नहीं होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जस्ट का तस ही रह जाता है। दिस मीन्स दैट इट्स अमाउंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसका मतलब अगर आप टोटल मास टू द रिएक्टेंट साइड देखोगे ना, वो ऑलवेज इक्वल होगा टोटल मास टू द प्रोडक्ट साइड। अब आइए कुछ कैटलिस्ट के बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसे MnO2 हो गया, है ना, V2O5 हो गया, है ना। कुछ और ले लीजिए K2Cr2O7, कभी कभी ये भी कैटलिस्ट का काम करता है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके कैटलिस्ट के। मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 हो गया, यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया दोस्तों। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं कैटलिस्ट के जिनका हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्शन को तेज़ी से करवाने के लिए। अगर आप ग्राफिकली देखें तो शायद मेरी बातों को आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दिखाया जा रहा है दोस्तों प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे। ठीक है दोस्तों। और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे जो है ये एनर्जी दिखाया जा रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमने एक रिएक्टेंट लिया, है ना, क्या लिया दोस्तों, रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस A है, दूसरा सब्सटेंस B है, इनका रिएक्शन करवाया गया तो एक सब्सटेंस बना C और D प्रोडक्ट के रूप में। अगर आप विदाउट कैटलिस्ट अगर यूज़ करेंगे तो देखिए ये इसका आपको दिखा रहा है कि इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, नहीं। और ये जो बॉटम से जो लेवल का जो पार्ट होता है ना दोस्तों, ये हाइट, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ AC क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा, आप इसको शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं A.C, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड अ रिएक्शन टू बी कैरिड आउट। इसी को क्या बोलेंगे सर, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो लोअर, है ना, टेम्परेचर पे ही ये अकर्ड हो गया, और एक्टिवेशन एनर्जी ये काफ़ी कम है, जबकि यहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा अगर आप चाहते हैं कि A+B से आप C+D बनाएं। तो आपको पूरा ग्राफ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों।
ठीक है ना। अगर हम लोग विदाउट कैटलिस्ट यूज़ किए तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा ना वो हमको ज़्यादा देना पड़ेगा और समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ किए हैं, विद द कैटलिस्ट अगर इस रिएक्शन को करवाया जाए तो लोअर टेम्परेचर पे लोअर एनर्जी के साथ ये तुरंत प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको कैटलिस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है नहीं है दोस्तों, अगर इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर एज अ कैटलिस्ट के रूप में हम यूज़ करें, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे इस बार सर ये तो कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट है तो ये तुरंत प्रोडक्ट बना देगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे अमोनिया का देखिए फॉर्मेशन करवा रहे हैं। नाइट्रोजन को जब हम लोग हाइड्रोजन से यहाँ पे अगर आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ करें ना तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा और तुरंत अमोनिया फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, बेसिकली कैटलिस्ट के है ना 4 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में, सेकंड वन पे बात करेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में, थर्ड वन बात करेंगे सर पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में, और फोर्थ में हम लोग बात करेंगे निगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट को ध्यान से देखिएगा कि अगर रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड जो भी बन रहा है ना उसके स्टेट को देखें। अगर सारे के सारे स्टेट सॉलिड फॉर्म में हो, सारे के सारे स्टेट अगर गैसियस फॉर्म में हो और इवन कैटलिस्ट भी उसी स्टेट में हो जैसा स्टेट में आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे कैटलिस्ट में जो यूज़ होता है ना दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। बात समझ रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो भी क्या है हमारा गैसियस फॉर्म में ही है। और जो कैटलिस्ट यूज़ हुआ है ना नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी हमारा क्या चीज़ में है दोस्तों, गैसियस फॉर्म में। तो अगर ठीक है ना कैटलिस्ट की स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट के है ना बराबर हैं, सेम है, तो हम कहेंगे कि वो कैटलिस्ट कैसा है, होमोजीनियस कैटलिस्ट है। और ठीक जस्ट इसका अपोजिट चले जाएं दोस्तों, ठीक है ना, कि अगर रिएक्टेंट का स्टेट और जो प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके स्टेट्स अगर कैटलिस्ट के स्टेट से मैच नहीं करते हैं तो वो कहलाएंगे हमारे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे इसी रिएक्शन को देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे तो गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में, लेकिन यहाँ जो प्लैटिनम लिया गया है पीटी, ठीक है ना दोस्तों, उनका स्टेट देखिए तो यहाँ से तो ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि प्रोडक्ट भी बन रहा है तो वो भी गैसियस फॉर्म में। तो ये स्टेट गैसियस फॉर्म में, ये स्टेट गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा कैटलिस्ट है ना दोस्तों उसका स्टेट सॉलिड फॉर्म में हो। तो अगर दिए हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट से मिसमैच करता है ना, ठीक है ना, कैटलिस्ट का स्टेट, तो आप समझ जाएंगे कि सर ये जो कैटलिस्ट है ना, यहाँ पे प्लैटिनम जो है ये जो यूज़ हुआ है वो आपका एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। अब दूसरी तरफ बात करेंगे सर, तीसरा जो पॉइंट है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको बोलेंगे, तो पॉजिटिव से ही बात आता है पॉजिटिव बिहेवियर वाला। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कैटलिस्ट एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है नॉर्मल से, और एक तरफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन नॉर्मल तरीके से ना हो, वो थोड़ा डिले हो, तो आप उसमें निगेटिव कैटलिस्ट डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल जितना हमको समय लगता उससे फास्ट हो, तो आप उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दें दोस्तों। ठीक है, तो आइए पॉजिटिव कैटलिस्ट में देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पे प्लैटिनम जो लिया गया है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर डिकम्पोजिशन करवाते हैं दोस्तों, है ना, प्लैटिनम यहाँ पे क्या है, एक कैटलिस्ट है, तो आपको वाटर और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है कि अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करवाएंगे तो ये रिएक्शन काफ़ी समय लेगा, लेकिन जैसे इसमें प्लैटिनम अगर एज अ कैटलिस्ट अगर आप यूज़ कर देंगे ना, तो ये रिएक्शन जल्दी से डिकम्पोज होकर बना देगा वाटर और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जबकि निगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे देखिए, सोडियम सल्फाइड लिया गया है और ऑक्सीजन गैस के साथ इसका हम लोग रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के प्रेजेंस में ना, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बना लेगा दोस्तों Na2SO4। ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है ऑन एडिंग अल्कोहल एज अ कैटलिस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरे के पूरे कैटलिस्ट के बारे में, है ना, जितना आपको एज अ 10th में आपको नॉलेज होना चाहिए,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, अब हम लोग है ना नेक्स्ट रिएक्शन जो कि आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए एक एक कर हम लोग जानते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले दोस्तों है ना, आप लोग पहले ये जानिए कि सर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, या इसको एक और नाम से जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के नाम से। तो होता है कुछ नहीं दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ टेबल्स होते हैं जिसमें मेटल्स को है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अनुसार इसको अरेंज किया गया है। तो जो हायर है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको इस सारणी में, इस अरेंजमेंट में सबसे टॉप पे रखा गया है, और जो लेस रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है उसको बॉटम में रखा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आपको प्लैटिनम जो देख रहे हैं ना, ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, लेकिन सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, वो याद रखिएगा, वो है आपका पोटेशियम। ठीक है, तो आप क्या देखें सर, पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और उसके जस्ट नीचे जो रिएक्टिव मेटल है वो है सोडियम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज किसका है दोस्तों? तो हम कहेंगे सर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है, मतलब वो किसी से तुरंत रिएक्ट कर लेगा, वो कौन है? पोटेशियम। उसके नीचे फिर कौन है? सोडियम। फिर कौन है? कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम, फिर अल्मुनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर एसएन। ठीक है ना, एसएन टीन, फिर यहाँ लीड हो गया। अब आप देख रहे हैं सर ये तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाँ इसको एक एक्सेप्शनल केस रखा गया है कि इसमें आप देखेंगे इस अरेंजमेंट में तो सारे के सारे मेटल्स ही हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है ना, और हाइड्रोजन के नीचे जो है दोस्तों वो याद करना बहुत आसान है। कैसे? जो सबसे सस्ता है कॉपर, फिर उससे महंगा कौन है? चांदी, फिर उससे महंगा कौन है? सोना, और उससे फिर महंगा कौन है? प्लैटिनम। तो आप इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नीचे में तो याद करने में दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा। ठीक है, और जब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे एक आपको ट्रिक बता दिया जाएगा ताकि आप लोग इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे सर कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है मेटल्स का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, है ना। उसके रिएक्टिविटी के आधार पे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में एक टेबुलर फॉर्म में इसको सजाया गया है। जो हायर रिएक्टिव मेटल हैं उनको ऊपर रखा गया है, जो लोअर रिएक्टिव मेटल हैं दोस्तों उनको नीचे रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल है, उसको बेस मानेंगे, बेस मानते हुए नीचे के चार बहुत आसानी से याद कर देंगे। जो सबसे सस्ते होंगे वो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे, उससे महंगा, फिर उससे महंगा, फिर उससे महंगा। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। याद रखिएगा दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, दिस इज नॉन एज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे अगर आप ये जान गए ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, और जो लड़के है ना बेसिक अगर अभी तक नहीं देखे ना लेक्चर, तो इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हुए ना दोस्तों, वो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखें, अगर जो लड़के पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना ना भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आइए सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा सर, इसका कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आप ये एज्यूम कीजिए कि आप अपने क्लासरूम में हैं, ठीक है ना, तो सभी लड़कों को, लड़का का है ना या लड़कियों का कुछ एक फेवरेट जगह होता होगा। मान लीजिए, ठीक है ना, कि आप जिस बेंच पे बैठा करते थे उस बेंच पे ऑलरेडी 4 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, उसमें से चारों के चारों काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रांग है, और आप काफ़ी वीक है। तो आप के कहने से वो हट जाएंगे क्या? नहीं हटेंगे। लेकिन अगर उस 4 में से एक लड़का कमज़ोर रहता और आप स्ट्रांग हो, तो आप उस लड़के को धक्के मार के क्या कर सकते थे? वहाँ से उसका जगह चेंज कर आप वहाँ पे अपने जगह पे शिफ्ट कर जाते। तो आपने क्या किया कि उस बेंच, पर्टिकुलर बेंच के सीट पे जो लड़का बैठा हुआ था वो आपसे वीक था,
इस वजह से आपने उसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस कर कर उसको निकाल दिया वहाँ से और उसकी जगह ले लिए। तो इस तरह से जो रिएक्शन कैरिड आउट होता है ना दोस्तों, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हाइयर एक्टिविटी सीरीज में जो हाइयर रिएक्टिव मेटल्स होंगे ना, वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को रिएक्टेंट से बाहर का रास्ता दिखा देंगे और खुद उसका जगह ले लेंगे, है ना। वो हम लोग देखेंगे एक एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए समझने की कोशिश करते हैं, यह है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ आयरन है और इस कंपाउंड में देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड में जो मेटल प्रेजेंट है वो कौन है, कॉपर। तो आप ध्यान से देखिएगा, सर इस कंपाउंड में कॉपर प्रेजेंट है, यहाँ पे आयरन है, ठीक है ना। अब अगर रिएक्टिविटी सीरीज को देखा जाए तो आयरन यहाँ है दोस्तों, जबकि कॉपर क्या है, यहाँ है। 1 2 3 चौथा प्लेस नीचे है ना। तो आयरन अधिक रिएक्टिव है कॉपर से ना। तो अगर आयरन अधिक रिएक्टिव है, इसका मतलब आयरन स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये इसको ऐसे धक्का मारेगा और इस कंपाउंड में से इसको बाहर निकाल देगा और आयरन खुद कॉपर की जगह पे जाके बैठ गया। देखिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर निकल गया और आयरन इस सल्फेट के साथ अटैच्ड हो गया। तो पहले जो सल्फेट के साथ कॉपर मेटल था, अब यहाँ प्रोडक्ट साइड देखिए तो सल्फेट के साथ कौन बैठा हुआ है, आयरन बैठा हुआ है। फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मेटल है दोस्तों वो है जिंक और यहाँ पे जो मेटल है वो कौन है, आयरन। अब आप देखिए, अगर टेबल को अगर याद नहीं करेंगे दिक्कत होगा। तो जिंक है और आयरन है, जिंक अधिक रिएक्टिव है, आयरन लेस रिएक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि जिंक जो होगा ना सर, ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड में से और जिंक जो होगा वो सल्फेट के साथ अटैच्ड हो जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा, ये रिएक्शन गलत लिखा गया है दोस्तों। कौन सा था, जिंक FeSO4 के साथ ना। हाँ, ये रिएक्शन थोड़ा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर आयरन तो बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में और आपका जिंक जो होगा आयरन की जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा दोस्तों। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आपने बोला नहीं सर, बाकी सब ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए लीड है और यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड है नहीं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ लीड है और यहाँ पे जो मेटल है वो है कॉपर। अब आप देखिए कि कॉपर यहाँ है और लीड यहाँ है, इसका मतलब लीड मोर रिएक्टिव है। लीड यहाँ पे है दोस्तों और कॉपर यहाँ है, इसका मतलब लीड मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड में से कॉपर को बाहर करके डिस्प्लेस कर देगा और खुद लीड जाके इस क्लोराइड के साथ बैठ गया, ठीक है ना, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ठीक यहाँ पे देखिए कॉपर है और आपका यहाँ पे है सिल्वर, ठीक है दोस्तों, कॉपर है और सिल्वर। तो कॉपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है और सिल्वर यहाँ पे है, तो कॉपर अधिक रिएक्टिव है और सिल्वर लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर आसानी से इसको इस कंपाउंड में से बाहर निकाल देगा और खुद जाके इसकी जगह बैठ जाएगा। तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा दोस्तों, क्यूप्रिक नाइट्रेट, और प्लस यहाँ पे सिल्वर बनेगा। ठीक यहाँ से देखिए एल्यूमिनियम है दोस्तों और यहाँ मैग्नीज है, देख रहे हैं ना ध्यान से। तो एल्यूमिनियम जो होता है सर वो अधिक रिएक्टिव होता है और मैग्नीज तो है ये नहीं है इस टेबल में, तो लेकिन याद रखिएगा आप कि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव होता है सर मैग्नीज से, इसलिए एल्युमिनियम आराम से जो होगा ना मैग्नीज डाइऑक्साइड में से मैग्नीज को बाहर निकाल देगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा दोस्तों और मैग्नीज यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा एक एक कर। अब जिस लड़के को कंपाउंड कैसे बनेगा सर, अगर वो समझना है तो आइए एक एक कर इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे है था आपका आयरन, यहाँ पे था आपका आयरन और यहाँ था आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, ध्यान देखिएगा। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे इसको तोड़िए। जो भी कंपाउंड होगा ना दोस्तों ये एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि मेटल है तो जाहिर सी बात है आयनिक कंपाउंड होगा। अब इसको तोड़ने आना चाहिए। तो आपको अगर बेसिक नहीं देखें तो आपको ज़रूरत है, सल्फेट -2 के साथ होता है वैलेंसी, जबकि कॉपर का वैलेंसी +2 लेंगे दोस्तों तभी तो कैंसिल हुआ होगा। जबकि आयरन यहाँ पे क्या है Fe, इसका भी जो वैलेंसी है दोस्तों वो क्या है +2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको तोड़े तो यहाँ से ये निकला
और यहाँ से ये बाहर निकल गया। अब ये +2 इस -2 के साथ कंबाइन कर लेगा और बना लेगा FeSO4 और यहाँ से कॉपर बाहर निकल गया दोस्तों। इस तरह से आपको पूरे के पूरे रिएक्शन को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। एक एक रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये जो राइट साइड कंपाउंड बन रहा है ना दोस्तों, वो याद हो जाएगा। और दोस्तों बहुत आसान है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो बस इसको उठाइए, इसके जगह पे फिट कर दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर है ना, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ दोस्तों, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन कंपाउंड एंड टेक्स इट्स पोजीशन, ठीक है ना। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ वैलिड टू ओनली मेटल्स, तो जवाब आएगा दोस्तों नो सर, it is not right that displacement reaction is valid only for metals, है ना। it is also valid for non metals also, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों जो एक्सेप्शन होता है एग्जाम में क्वेश्चन टीचर वहीं से टारगेट करता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल का ही नहीं बल्कि नॉन मेटल का भी होता है। अब नॉन मेटल कैसे डिस्प्लेस करता है वो देखिए रिएक्शन के थ्रू। जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, तो प्रोडक्ट बना KCl और ब्रोमीन। तो आप अगर ध्यान से देखें तो क्लोरीन जो है दोस्तों ये एक नॉन मेटल है, ठीक है नहीं। और पोटेशियम यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये क्या है आपका एक, है ना, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन को देखिएगा ध्यान से, ब्रोमीन, ठीक है नहीं। तो ये एक पोटेशियम ब्रोमाइड है जिसमें ब्रोमीन को देखिए आराम से, इस ब्रोमीन को ये क्या किया, डिस्प्लेस किया नहीं, और ब्रोमीन बाहर निकल गया और पोटेशियम के साथ आपका K जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात, आप बोलेंगे सर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। ब्रोमीन भी क्या है, एक आपका नॉन मेटल है, ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे सर कि ये क्लोरीन पोटेशियम को तो डिस्प्लेस क्यों नहीं किया, है ना, पोटेशियम को क्यों नहीं डिस्प्लेस किया, तो सर यहाँ पे जवाब आएगा कि नहीं, अभी हम लोग नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ देख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो आइए और भी देखते हैं एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं सर क्लोरीन डिस्प्लेस किया, पोटेशियम ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन था उसमें से ब्रोमीन को बाहर निकाला और पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ अटैच करके पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे पता चलेगा, तो सॉल्यूशन का जो कलर होगा दोस्तों या तो ऑरेंज कलर हो जाएगा या तो येलोइश कलर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन आपका नॉन मेटल है ना दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये क्लोरीन जो होगा ना, इसको यहाँ से आयोडीन को बाहर निकाला तो आयोडीन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया और फिर से पोटेशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके पोटेशियम क्लोराइड बनाया। और ये रिएक्शन कैसे पता चलेगा, तो एक वायलेट कलर का फ्यूम्स धुआं देखने को मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ पे जिंक ले लीजिए, तो जिंक क्या है दोस्तों, एक मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। नहीं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और जिंक जो है ऊपर है, तो जिंक जो होगा ना दोस्तों वो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, यहाँ से बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया और ये देखिए जिंक सल्फेट बना लेगा। अब सर किसी भी, है ना, केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन अगर हाइड्रोजन गैस का हो रहा होगा दोस्तों तो कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। सर कुछ नहीं करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे, है ना, जहाँ से वो हाइड्रोजन गैस का फ्यूम्स बाहर निकल रहा हो। अगर आप वहाँ बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे तो पट पट कर कर वो, है ना, जलना शुरू करेगा विथ अ पॉप साउंड। समझ रहे हैं दोस्तों, तो पॉपिंग साउंड आपको बता देगा कि जो इवॉल्व्ड गैस है ना वो कौन सा गैस है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस ही डिस्प्लेस हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अभी तक की सारी पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कुछ समय लग जाता है दोस्तों गैपिंग का, तो उसके लिए माफ़ किया कीजिएगा क्योंकि हमारा कुछ बैंकिंग का एग्ज़ाम रहता है, ठीक है ना। और हाल फिलहाल में पीओ का पेपर दे के आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ना, थोड़ा सा उधर भी हमको देखना पड़ जाता है खुद की सेल्फ रिवीजन करने का, है ना। और अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब आराम से आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, है ना। तो जो लड़के, है ना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वो ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले,
ठीक है ना। अगर आपको किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी होगी, आप जो स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं ना दोस्तों, वो व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप है, आप वहाँ पे जाके अपने मैसेज को, है ना, छोड़ सकते हैं। सर आई हैव अ प्रॉब्लम इन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, देन आई विल कंसिडर इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है ना, एंड मैसेज यू बैक। ओके, सो डोंट वरी, जस्ट आप स्टडी करते रहो मेरे साथ, ठीक है ना। और अगले क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।